दोस्तों आज हम पढ़ने वाले क्लास 11 का बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है खाना बदोश, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खाना बदोश का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल से मीनिंग होता है बिना घर के एक जगह से दूसरी जगह का घूमते रहना। मतलब कि इनके पास घर नहीं होता है, एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते हैं और उसके बाद वो काम खत्म हो जाता है तो दूसरी जगह चले जाते हैं। यह कहानी ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूरों की समस्या से जुड़ी हुई है। तो कहानी शुरू करते हैं। सुखिया और उसकी पत्नी मानो ईंट के भट्टे पर मजदूरी करने गांव से दूर गए हैं। वहां पर उन्हें असगर ठेकेदार मिलता है। वो ईंट के भट्टे पर काम करते हैं। एक सप्ताह का काम देखकर असगर ठेकेदार ने सुखिया को ईंट बनाने का साँचा दे दिया था और ईंट पथारने का काम शुरू करने का निर्देश भी दिया। अब 1 महीने होने को आया है। आज उनकी बनाई ईंटें को पकाने के लिए भट्टे में लाया जा रहा है। सुखिया बहुत खुश है। भट्टे पर लगभग 30 मजदूर है जो वही काम करते हैं। भट्टा मालिक मुख्तार सिंह और असगर ठेकेदार शाम होते ही शहर लौट जाते हैं और भट्टे के मजदूर अपनी छोटी छोटी झोपड़ियाँ जो ईंटें से सजाई बनाई गई थी उसमें घुस जाते हैं। भट्टे पर काम करने के बाद औरतें चूल्हा चौका संभालती है। सुखिया की पत्नी मानो को यहाँ घबराहट होती थी, लेकिन अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए वो अपना मन मारकर वहाँ रह रही थी। सुखिया के मन में नर्क की जिंदगी से निकलने के लिए गांव से बाहर रहकर रुपया कमाने की इच्छा है। वह मानता है कि परदेश में रहकर ही मर्द की औकात का पता चलता है। घर में तो चूहा भी शेर बनता है। पहले ही महीने में सुखिया ने कमाकर कुछ रुपए जुटा लिए हैं। वह कई बार गिनकर खुश हो चुका है। रुपये देखकर मानो को भी लगने लगा है कि उनकी जिंदगी संवर सकती है। सुखिया के हर काम को मानो सहायता करती थी। असगर ठेकेदार ने जसदेव नाम के छोटे उम्र के एक छोटे लड़के को भी उसके काम पर लगा दिया है। उसके आने से मानो भी अब ईंट पथारने लगी है। एक दिन मालिक मुख्तार सिंह की जगह बेटा सुबेह सिंह भट्टे पर आया। वह बड़ा रोब दाब वाला था। उसके सामने असगर ठेकेदार भी भीगी बिल्ली बन जाता था। दफ्तर के बाहर एक अर्दिल की ड्यूटी लग जाती, जिसकी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता था। सुबेह सिंह की गिद्ध दृष्टि एक दिन किसनी पर पड़ गई। 3 महीने पहले ही किसनी और महज भट्टे पर काम करने आए थे। उनकी 5-6 महीने पहले ही शादी हुई थी। सुबेह सिंह ने किसनी को दफ्तर की सेवा टहल का काम दे दिया था। अब किसनी ईंट गारे का काम नहीं करती थी, दिन भर दफ्तर में घुसी रहती थी। तीसरे दिन सुबह सुबह किसनी हेडपंप पर साबुन से नहा रही थी। भट्टे पर साबुन किसी के पास नहीं था। सबने देखा और कानाफूसी शुरू हो गई। महज गुमशुदा सा अलग अलग रहता। उधर किसनी की खिलखिलाहट दफ्तर के बाहर तक सुनाई पड़ती थी। महज किसनी को समझा नहीं पाया। भट्टे पर मजदूरों की जिंदगी गांव बस्ती जैसी थी। गरीबी का जीवन था, रूखा सूखा खाना और पीकर सो जाना। किसनी और सुबेह सिंह की कहानी आगे बढ़ चुकी थी। महेश को नशे की लत पड़ गई। वह नशा करके झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर आ गया था जिसे पूरी आवाज में बजाती। भट्टे पर फिल्मी गानों का संगीत भी सुनाई पड़ने लगा। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैनी सांसों में राहत मिलती थी। भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पकी ईंटों को देखकर सुखिया और मानो बहुत खुश थे। खासकर मानो तो ईंट को उल्टा पुल्टा करके देख रही थी। खुद के हाथ की पथरी ईंटों का रंग बदल गया था। उस दिन ईंटों को देख देख कर मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंध रहा था। इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई कई भट्टे जल रहे थे। उसने सुखिया से पूछा, एक घर में कितनी ईंट लग जाती है? सुखिया ने जवाब दिया, बहुत, कई हजार। लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग से। उसके मन में ख्याल उभर रहा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वो बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करते हैं। जसदेव हमारी राह देख रहा होगा। मानो सुखिया के पीछे पीछे अनबनी से चलने लगी, लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंट का लाल रंग कुछ ऐसा छा गया था कि वह उसी में उलझकर रह गई थी। मानो को घर बनाने की इच्छा ने बेचैन कर दिया था। अगले दिन तक वो काफी देर तक सोती रही क्योंकि रात को ठीक से सो नहीं पाई थी। उठने के बाद वो सुखिया से बोली, क्यों जी, क्या हम पक्की ईंट का घर नहीं बना सकते? सुखिया ने उसे बताया कि घर बनाने के लायक रुपए जोड़ते जोड़ते तो उनकी पूरी उम्र निकल जाएगी, बचता ही क्या है। मानो ने उत्साह से कहा, अगर हम दिन रात काम करें तो भी नहीं। सुखिया मानो के सवालों से घबरा गया, मगर मानो तो कल्पना की उड़ान भर रही थी। कुछ भी हो, उसे एक घर चाहिए, पक्की ईंटों का।
सुकिया और मानो को एक लक्ष्य मिल गया था, पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से। सुबह होते ही काम पर लग जाते और शाम को भी अंधेरे होने तक जुटे रहते। ठेकेदार असगर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। उधर सूबेदार सिंह किसनी को शहर भी ले जाने लगा था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्टे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर भटकता रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। उसे अब कपड़ों लत्तों की कमी नहीं थी। एक दिन सुबह सिंह ने भट्टे पर आते ही असगर ठेकेदार से कहा था, मानो को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। असगर ठेकेदार ने रोकना चाहा था। छोटे बाबू मानो को बात पूरी होने से पहले ही सुबह सिंह ने उसे फटकार दिया था। तुमसे जो कहा जाए वही करो, राय देने की कोशिश मत करो। तुम इस भट्टे पर मुनीम हो, मुनीम ही रहो, मालिक बनने की कोशिश मत करो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। असगर ठेकेदार चुपचाप मानो को बुलाने चल दिया था। असगर ठेकेदार ने आवाज देते कहा, मानो छोटे बाबू बुला रहे दफ्तर में। मानो ने सुकिया की ओर देखा। उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कतरता थी। सुकिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खींचने लगी थी। जजदेव ने भी सुकिया की मन स्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुड़वाते हुए बोला, तुम यही ठहरो, मैं देखता हूँ। चलो चाचा। असगर के पीछे पीछे चल दिया। असगर ठेकेदार के साथ जजदेव को आते देख सुबह सिंह बहुत गुस्सा हो गया। तुझे किसने बुलाया है? जजदेव ने बड़ी विनम्रता से कहा, जी जो भी काम हो मुझे बताइए, मैं कर दूंगा। सुबह सिंह गुस्से से बोला, क्या तू उसका खसम है? और कई अपशब्दों का इस्तेमाल सुबह सिंह ने किया। जजदेव ने कहा, बापूजी आप किस तरह बोल रहे हो? जजदेव की बात पूरी करने से पहले ही एक जन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ गया। जानता नहीं, भट्टे की आग में झोंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डी तक नहीं मिलेगी, समझा? सुबह सिंह ने उसे धक्का दिया। जजदेव गिर पड़ा था। जब तक वह संभल पाता, लात गुस्से से सुबह सिंह ने उसे अधमरा कर दिया था। चीख पुकार सुनकर मजदूर उसकी ओर दौड़ पड़े थे। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सुबह सिंह जीप में बैठ गया था। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। असगर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। सुकिया और मानो जजदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। मानो ने उसकी चोट पर हल्दी लगा दी थी। सुकिया गुस्से से कांप रहा था। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी। उसे पक्की ईंटों का एक घर चाहिए था। वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। आज का दिन अदृश्य भय और दशा से बीता था। जजदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुकिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सुबह सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे और किसनी की झोपड़ी में ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। मानो ने अधूरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां सेक कर सुकिया के सामने रख दी थी। सुकिया ने भी अनिच्छा से एक रोटी हलक से नीचे उतारी थी। उसकी भूख जैसे मर गई थी। मानो को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चित कर लिया था कि वह मानो को किसने नहीं बनने देगा। इसके बाद मानो रोटी लेकर बाहर जाने लगी तो सुकिया ने पूछा, कहाँ जा रही हो? तो मानो ने जवाब दिया, जजदेव को भोजन देने जा रही हूँ। सुकिया ने कहा कि जजदेव ब्राह्मण है और वह तुम्हारे हाथ की रोटी नहीं खाएगा। लेकिन मानो जजदेव की झोपड़ी में गई। जजदेव ने खाना खाने से मना कर दिया। मानो अपनी झोपड़ी में आकर चुपचाप लेट गई। सुकिया और मानो ने भय से पूरी रात काटी। जजदेव बहुत डरा हुआ था। उसने तय किया कि वह दोबारा इस पचड़े में नहीं पड़ेगा। सुबह होते ही जजदेव असगर ठेकेदार से मिला। असगर ने उसे समझाया कि वह अपने काम से काम रखे, दूसरों के चक्कर में ना पड़े। जजदेव का व्यवहार अब बदला हुआ था। मानो और सुकिया से उसका फासला बढ़ गया था। सुबह सिंह को भी लगने लगा था कि मानो को फुसलाना आसान नहीं है। उसकी तमाम कोशिशें व्यर्थ साबित हुई थी। इसलिए वो मानो और सुकिया को परेशान करने पर उतर आया था। उसने असगर ठेकेदार को भी कह दिया था कि उससे पूछे बगैर उन्हें मजदूरी का भुगतान ना करे, ना कोई रियायत बरते उनके साथ। मानो से कुछ छुपा नहीं था। सुबह सिंह की हरकतों पर उसकी नजर थी। उसने अपने आप से निश्चित कर लिया था कि वह उसका मुकाबला करेगी। उठते बैठते उसके मन में एक ही ख्याल था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। लेकिन सुबह सिंह इस ख्याल में बाधा बन रहा था।
सुकिया और मानो दिन रात काम में जुटे रहते थे, फिर भी हर महीने वे कुछ ज्यादा बचा नहीं पा रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने दुगनी ईद पाती थी। उनके उत्साह में कोई कमी नहीं थी। एक ही उद्देश्य था, पक्की ईंटों का घर बनाना है। इसलिए सूबे सिंह की जातियों को वे सहन कर रहे थे, लेकिन एक तड़प थी दोनों में जो उन्हें संभाले हुए थी। सूबे सिंह नए नए बहाने ढूंढ लेता था उन्हें तंग करने के लिए। एक शीत युद्ध जारी था उनके बीच। सुकिया से ईंट पथारने का साचा वापस ले लिया था। उसे भट्टे की मोरी का काम दे दिया था। मोरी का काम सबसे खतरनाक था। मानो डर गई थी, लेकिन सुकिया ने उसे हिम्मत दी। काम से क्यों डरना। सुकिया का साचा जजदेव को दे दिया था। साचा मिलते ही जजदेव के रंग बदल गए थे। वह मानो पर हुक्म चलाने लगा था। मानो चुपचाप काम में लगी रहती थी। कल बहुत सारी ईंटें पातनी है, ईंटें हटाकर जगह बना दे। जजदेव आदेश देकर अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। मानो ने पाथी ईंटों को दीवार की शक्ल में लगा दिया। ईंट पातने की जगह खाली करके ही मानो झोपड़ी में चली गई थी। सुबह होने से पहले ही मानो उठ गई। उसे काम पर जाने की जल्दी थी। चारों तरफ अंधेरा था। वह सुबह होने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सुबह के काम निपटाए और ईंट पाटने के लिए निकल पड़ी। वह जजदेव से पहले काम पर पहुंच जाती थी। वह तेज कदमों से ईंट पातने की जगह पर पहुंच गई। वहां का दृश्य देखकर वो चौंक गई। सारी ईंटें टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे बेदर्दी से रोन डाला हो। ईंटों की दयनीय अवस्था देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। आवाज सुनकर मजदूर इकट्ठा हो गए। जितने मुंह उतनी बातें, सब अपनी अपनी अटकलें लगा रहे थे। रात में आंधी तूफान भी नहीं आया था, न किसी जंगली जानवर का यह काम हो सकता है। कई लोगों का कहना था कि किसी ने जानबूझकर ईंटें तोड़ी है। मानो को हृदय फटा जा रहा था। टूटी फूटी ईंट देखकर वो बोरा गई थी, जैसे किसी ने उसके पक्के मकान को ही धराशायी कर दिया था। जजदेव काफी देर बाद आया। वह निरपेक्ष भाव से चुपचाप खड़ा था, जैसे इन टूटी फूटी ईंटों से उसका कुछ लेना देना ना हो। सुकिया भी हो हल्ला सुनकर मोरी का काम छोड़कर आया। ईंटों का हाल देखकर उसका भी मन बैठ गया। उसकी जैसे हिम्मत टूट गई थी। वह फटी फटी आंखों से ईंटों को देख रहा था। सुकिया को देखते ही मानो और जोर जोर से रोने लगी। सुकिया ने मानो की आंखों में आंसू देखकर उसे भी बहुत बुरा लग रहा था। सपनों के टूट जाने की आवाज उसके कानों को फाड़ रही थी। असगर ठेकेदार ने साफ कह दिया था, टूटी फूटी ईंटें हमारी किसी काम की नहीं, इनकी मजदूरी हम नहीं देंगे। असगर ठेकेदार ने उनकी रही सही उम्मीद पर भी पानी फेर दिया था। मानो ने सुकिया की ओर डबडबाई आंखों से देखा। सुकिया के चेहरे पर तूफान से घर टूट जाने की पीड़ा झलझला आई थी। उसे लगने लगा था कि जैसे तमाम लोग उसके खिलाफ है। तरह तरह की बाधाएं उसके सामने खड़ी की जा रही है। वहाँ रुकना उसके लिए कठिन हो गया था। उसने मानो का हाथ पकड़ा और बोला, चलो यहाँ से, ये लोग तुम्हारा घर नहीं बनने देंगे। पक्की ईंटों के मकान का सपना उनकी पकड़ से फिसलकर और दूर चला गया था। भट्टे से उठते काले धुएं ने पूरे आकाश को ढक लिया। मानो और सुकिया सब कुछ छोड़कर नए रास्ते पर निकल पड़े। वे अपने पुराने पलों और मेहनत को पीछे छोड़ आए, जो अब बस यादें बनकर रह गई थी। भट्टा उनकी खानाबदोश जिंदगी का एक पड़ाव था। सुकिया के पीछे चलते हुए मानो ने जजदेव की ओर देखा। उसे भरोसा था कि जजदेव उसका साथ देगा, लेकिन जजदेव की चुप्पी देखकर उसका भरोसा टूट गया। यह देखकर मानो को बहुत दर्द हुआ। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल पाए। उसके सपने टूटकर उसकी आंखों में चुभने लगे। आखिरकार वह भारी मन से सुकिया के पीछे पीछे चल पड़ी, एक अनजान रास्ते पर, जहाँ उन्हें पता नहीं था कि उनकी मंजिल क्या होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।